सोचिए ना। We have to put Pakistan. कौमी सलामती के मुताल्लिक साजिश हुई है। मेमोस के हवाले से इब्तदाई सबूत उस साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। फौज ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है। मंसूर एजाज ने अपना पिटारा खोल दिया है। अनगिनत सबूत सामने लाए हैं। गुत्थी सुलझ नहीं रही, अब तो उलझती नजर आ रही है। जाने अनजाने में वजीर आजम ने दो इंतहाई अहम राज अफशा किए हैं। राज ऐसे हैं कि कौम दहल जाए। अमरीका को मफाद अजीज है, इंसानी हुकूक या जमहूरियत नहीं, इसके भी सबूत सामने आए हैं। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेमो की तफ्तीश के लिए जो 15 दिन का वक्त दिया था, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबरा, पाकिस्तान की ISI के सरबरा, सदर पाकिस्तान, वफाक पाकिस्तान और उसके दूसरे इदारों को कि वो इस मेमो के बारे में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराए। आज उसका आखिरी दिन था और आज मरबूत जवाब सामने आया है। और सबसे अहम जवाब सामने आया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी और डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा की जानिब से। जो बयान दाखिल कराया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इत्तलात के मुताबिक उसमें पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस जवाब में बताया गया है कि मेमो के हवाले से जो इब्तदाई तहकीकात या तफ्तीश की गई है उससे इस बात के सबूत मिलते हैं और काबिल एतबार सबूत मिलते हैं कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के ख़िलाफ़ साजिश की गई है। पाकिस्तान की कौमी सलामती के ख़िलाफ़ साजिश की ये कोशिश, इसकी जड़ तक पहुँचना ज़रूरी है, इसकी मुकम्मल तहकीकात करना ज़रूरी है। ये पाकिस्तानी फ़ौज के सरबरा और ISI के सरबरा का बयान है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब आज दाखिल किया गया है। अफवाज पाकिस्तान के सरबरा जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने अपने बयान में इत्तलात के मुताबिक कहा है कि इस बात की ज़रूरत है कि इस मेमो के ख्याल और इजरा तक ले जाने वाले हालात और हक़ाइक़ का भरपूर जायज़ा लिया जाए। जनरल कियानी कहते हैं कि मामले से पाक फ़ौज के उन जवानों का मोराल गिराने की नाकाम कोशिश हुई है जो मुल्क की सलामती और सियासी आज़ादी के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इसके बावजूद पाक फ़ौज का अज़म बुलंद है और वह किस चैलेंज के मुकाबले में हम वतन का, अपने हम वतनों का दिफा करने का अज़म रखती है। बहुत अहम बयान है पाक फ़ौज की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मेमो की तहकीकात तफ्तीश कर रहा है और इस बयान के ज़रिए जो दो अलग अलग बयानात लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा DG ISI और जनरल कियानी की जानिब से दाखिल किए गए हैं, उसमें तफसील से उन वाक़यात का जिक्र किया गया है जिनकी इब्तिदा 10 अक्टूबर को हुई, जब पाकिस्तानी अमरीकन बिजनेसमैन मंसूर एजाज का मजमून फाइनेंशियल टाइम्स में शाया हुआ, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि उन्हें पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियत की जानिब से ये पैगाम मिला था कि पाकिस्तान में हुकूमत को पलटने की कोशिश की जा रही है, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की मदद करे और इसके एवज़ पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारे में बड़ी तब्दीलियाँ की जाएंगी और पाकिस्तान की कौमी सलामती को अमेरिका के अहदाफ के मुताबिक हम आहंग कर दिया जाएगा। बहुत ही लर्जा खेज इंकशाफात थे। फाइनेंशियल टाइम्स में 3 हफ्ते तक हुकूमत की जानिब से इस पर कोई तबसरा नहीं किया गया। फाइनेंशियल टाइम्स को ख़त तक नहीं लिखा गया। जब ये इंतहाई अहम खबर और मजमून फाइनेंशियल टाइम्स जो दुनिया का एक इंतहाई अहम अखबार शाया हुआ, उस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत खामोश रही। तूफ़ान बुलंद हुआ मीडिया में। इस बारे में जब मज़ीद इत्तलात आनी शुरू हुई, उसके बाद से इत्तलात के मुताबिक आज के जो बयानात जनरल कियानी और जनरल पाशा की जानिब से दाखिल किए गए हैं, फ़ौज ने इसकी तहकीकात का आगाज़ किया। जनरल कियानी ने खुद तहकीकात का हुक्म दिया और इस सिलसिले में ISI को हुक्म दिया गया कि इस मामले की जड़ तक पहुँचा जाए, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान की कौमी सलामती से मालूम होता है।
इसी हुक्म पर ISI के सरबराह जनरल अहमद शुजा पाशा ने मंसूर एजाज, जो कि इस मजमून के लिखने वाले हैं और जिनकी शोहरत पाकिस्तान की फ़ौज और ISI के मुखालिफ की रही है, उनसे रब्ता कायम किया गया ताकि उनसे इस मजमून के बारे में पूरी मालूमात हासिल की जाए। और इसी के लिए 22 अक्टूबर को ISI के सरबराह पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह की इजाज़त से लंदन गए, जहां पर उन्होंने मंसूर एजाज से 4.5 घंटे मुलाकात की। उस तमाम सबूत का जायज़ा लिया जो मंसूर एजाज के पास मौजूद था, जिसमें ब्लैकबेरी के पैगामात, ब्लैकबेरी मैसेजेस, ईमेल्स और SMS और वो कॉल्स का रिकॉर्ड था जो उनके हुसैन हक्कानी, पाकिस्तान के अमेरिका में साबिक सफ़ीर, और मंसूर एजाज और अमेरिका की कौमी सलामती के साबिक मुशीर जनरल जेम्स जोन्स के दरमियान हुए थे। और दूसरे अमरीकी हुक्काम के साथ जो मंसूर एजाज के राब्ते थे वो तमाम के तमाम जनरल अहमद शुजा पाशा के सामने रखे गए। इसके अलावा ISI ने अपनी इंडिपेंडेंट तहकीकात भी की और ये रिपोर्ट फौरी तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पहुंचाई गई, जिसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह मामला सदर पाकिस्तान और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के पास सामने रखा, जिसके बाद हुसैन हक्कानी को बुलाने का फैसला किया गया। और जो इब्तदाई तहकीकात सामने आई थी उसको देखते हुए ये वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने फैसला किया कि वो फौरी तौर पर हुसैन हक्कानी से इस्तीफ़ा तलब करेंगे और वजीर आजम के हुक्म पर हुसैन हक्कानी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। इन तमाम मामलात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ की पिटीशन दायर हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 10 अहकाम जारी किए थे। इन अहकामात में ये सबसे अहम हुक्म था कि पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह, ISI के सरबराह, सदर पाकिस्तान, वफाक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मामले पर अपने जवाबात दाखिल कराएं। आज ये जवाबात दाखिल हुए हैं। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी की जानिब से जवाब दाखिल नहीं हुआ है। आज दूसरे अहम जवाब जो दाखिल हुए हैं वो मंसूर एजाज के हवाले से है। मंसूर एजाज ने वो तमाम सबूत जो उनके पास था उसकी यकीन दस्तावेज आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी है। इसके अलावा हुसैन हक्कानी, पाकिस्तान में अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर ने भी अपना जवाब दाखिल करा दिया है। लेकिन हुसैन हक्कानी का इसरार अपनी वकील आसमा जहांगीर के तहत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार समात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इब्तदाई अहकामात दुरुस्त नहीं है। हुसैन हक्कानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस मामले में उसकी जुरिस्डिक्शन को भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। यही उनके इब्तदाई जवाबात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। लेकिन आज ये मामला इंतहाई नाजुक मोड़ ले चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से ये बताया गया है कि ये इस बात के इब्तदाई सबूत मौजूद हो गए हैं और ये काफ़ी काबिल एतबार सबूत है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ साजिश की गई। एंड उस वक्त जब पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक अहम जंग लड़ रहा था और उस वक्त जब पाकिस्तान अमेरिका के हवाले से जो उसकी पोजीशन है उस पर नज़रसानी कर रहा था और पाकिस्तान अपनी पोजीशन को आज़ाद और अपनी पॉलिसी को आज़ाद बनाने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान के फ़ौजी ज़राए का कहना यह है कि ये साजिश उसी साजिश का हिस्सा लगती है जो इस पूरे साल जारी रही, जिसमें इस साल के दौरान अमरीकी और मगरबी मीडिया में, अखबारात में, रसाइल में तकरीबन 120 मजमून और आर्टिकल शाये हुए, जिसका बराह रास्त हदफ ISI और उसके सरबराह अहमद शुजा पाशा थे। और इसकी सबसे ताज़ा तरीन मिसाल जो सामने आई है वो कल बरतानिया के अखबार इंडिपेंडेंट में एक ब्लॉग शाया हुआ है, जिसमें इस चीज़ का तासुर देने की कोशिश की गई है मंसूर एजाज के मेमो के हवाले से कि जनरल अहमद शुजा पाशा दरअसल खुद मई के पहले हफ्ते में हुकूमत को पलटने के लिए अरब हुकूमत के सरबराहान से मिल रहे थे। इसे उसी साजिश का हिस्सा करार दिया जा रहा है जो इस पूरे साल जारी रही, जिसमें ISI के खिलाफ 120 मज़ामीन और आर्टिकल्स पूरे मगरबी मीडिया में शाया किए गए हैं। जवाबात दाखिल हो गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखना यह है कि इस हवाले से अपनी तफ्तीश का जो उसने पहले इब्तदाई हुक्मनामा जारी किया था उसे किस तरह से आगे बढ़ाती है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाबात के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, किस किस के जवाबात आए हैं और क्या, पहले तो ये बता दीजिएगा कि किस किस ने जवाबात दिए हैं और सदर पाकिस्तान की जानिब से क्या जवाब आया है। जी कामरान साहब, जो हमारी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से गुफ्तगू हुई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसके मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से जो जवाब है वो दाखिल नहीं किया गया है। ताहम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी और ISI के सरबराह जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा, इनकी तरफ से जवाबात जो हैं वो 14 तारीख को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो गए थे, जो कि आज दाखिल किए गए हैं।
जबकि इसके अलावा अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का ये कहना है कि फेडरेशन की तरफ से भी जवाबात जो हैं वो दाखिल कर दिए गए हैं। तो इस तरह हुसैन हक्कानी और मंसूर एजाज के जवाबात भी जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं। अच्छा कयूम साहब, 14 दिसंबर को कल दाखिल। एक चीज़ ये बताइएगा कि जो हुसैन हक्कानी के जवाबात हैं जो उनकी वकील ने दाखिल किए हैं, उसमें बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में ज्यूरिसडिक्शन को ही तस्लीम करने से इनकार किया गया है। ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की समाअत भी इस केस की समाअत भी नहीं कर सकती और सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं जो इब्तदाई तौर पे दिए गए वो नामुनासिब थे या गलत थे। जी हाँ कामरान साहब, इस हवाले से हुसैन हक्कानी ने की वकील जो आसमा जहांगीर हैं उन्होंने 3 मुख्तलिफ किस्म के जवाब दाखिल किए हैं। एक जवाब जो है वो कंसाइज स्टेटमेंट है, जामे जवाब है, जो कि नवाज शरीफ की जो आईनी दरख्वास्त है उसके हवाले से है। जबकि एक एप्लीकेशन दाखिल की गई है जिसमें 1 दिसंबर का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है जिसमें के कमीशन के क़याम का जिक्र है और इसके अलावा इस मामले को तहकीकात करने का और हुसैन हक्कानी के ऊपर जो पाबंदी आयद की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो उनको चैलेंज किया गया है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो अपना ऑर्डर रिकॉल करे, जिस पर ऑफिस ने एतराज़ात दाखिल किए थे। ताहम चैम्बर में समाअत के बाद अब इसको 19 दिसंबर के लिए इस मामले को जो है वो फिक्स किया गया है। जबकि हुसैन हक्कानी ने अपना जो कंसाइज स्टेटमेंट दाखिल किया है उसमें उन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत कोई किसी के बुनियादी हकूक़ जो हैं वो मुतासिर नहीं हो सके कि जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस दरख्वास्त की समाअत करे। लिहाजा उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट को ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये इख्तियार समाअत नहीं है कि वो इस मामले की समाअत कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। तकसीम साफ नज़र आती है। हुसैन हक्कानी कहते हैं कि ये मामला ऐसा है ही नहीं कि इसे सुप्रीम कोर्ट पर रखा जाए, ये एक मामूली सा मामला है। एक मशकूक पाकिस्तानी ने यह मामला खड़ा किया है। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से आज जवाब दाखिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि मामला संगीन है। इब्तदाई सबूत साबित करते हैं कि एक कौमी सलामती के खिलाफ साजिश की गई है। पाकिस्तान के उन फौजी जवानों की, पाकिस्तान की फ़ौज के उन लोगों की मोराल को गिराने की कोशिश की गई है जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की जंग में अपनी जानें दे रहे हैं। छोटा सा 2 मिनट का हम कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जिसके बाद हम आपको बताएंगे मंसूर एजाज ने आज 80 सफ़ात से ज़ायद एक ज़ख़ीम दस्तावेज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजी है। ये है वो सबूत जिसमें वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुसैन हक्कानी के साथ न सिर्फ उनके राब्ते थे बल्कि उन्हें इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के सदर की जानिब से अमरीकी हुकूमत को मुबैना तौर पर यह पैगाम देने के लिए कि पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश हो रही है। इसलिए वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के प्रैक्टिस में बड़ी तब्दीलियाँ लाने चाहते हैं। पॉलिसी को भी वो तब्दील कर देंगे लेकिन इस वक्त उन्हें मदद की ज़रूरत है। इसके बारे में हम बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद, जिसके दौरान हम आपको ये भी बताएंगे कि 2 मुलाकातें ऐसी हैं जिसकी तफसील सामने आएगी तो वो बहुत बहुत अहम होगी। वो 2 मुलाकातें भी आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। अमरीकी पाकिस्तानी बिजनेसमैन मंसूर एजाज ने जो अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल किया है वो एक ज़ख़ीम दस्तावेज़ है। तकरीबन 80 सफ़ात मुश्तमिल इस दस्तावेज़ में उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि उनके हुसैन हक्कानी के साथ देरीना ताल्लुकात थे और मेमो के हवाले से जो भी उन्होंने अब तक बात की है उसका मजबूत और ठोस सबूत उनके पास मौजूद है और वो तमाम सबूत उन्होंने अपनी इस जवाब के साथ मुंसलिक कर दिया है। मंसूर एजाज ने हुसैन हक्कानी के बारे के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से कहा, मैं पिछली 1 दहाई के दौरान मैंने हुसैन हक्कानी से ईमेल, ब्लैकबेरी पैगामात, SMS और बाहमी मुलाकातों और टेलीफोनिक बातचीत के जरिए मुस्तकिल राब्ता रखा। हुसैन हक्कानी साहब इस बारे में कहते हैं कि उनका सिर्फ रस्मी ताल्लुक मंसूर एजाज से हुआ करता था। हुसैन हक्कानी के ब्लैकबेरी के बारे में सबूत देते हुए उन्होंने अदालत को कहा कि अदालती रिकॉर्ड के लिए मैं ब्लैकबेरी के मवासलाती निज़ाम के 2 वो मखसूस पिन नंबर्स पेश कर रहा हूँ जो हक्कानी ने हमारे दरमियान होने वाले राब्तों के दौरान इस्तेमाल किए थे। मई में उनके पास जो पिन नंबर था वो था 2326A31D और जबकि अक्टूबर और नवंबर में उनके पास यानी कि हुसैन हक्कानी के पास जो ब्लैकबेरी का पिन नंबर था वो था 287EF1E9 जो तकरीबन 5 या 6 नवंबर तक इस्तेमाल किया। जब मैंने नोट किया कि हक्कानी ने मुझसे ब्लैकबेरी का राब्ता ख़त्म कर दिया 5 या 6 नवंबर को, मंसूर एजाज कहते हैं कि उनसे राब्ता हुसैन हक्कानी ने ख़त्म किया।
उन्होंने कहा कि 9 से 12 मई के दौरान उनके हुसैन हक्कानी के साथ जो राब्ते हुए उनकी तादाद 65 थी। 65 राब्ते हुए उनके हुसैन हक्कानी के साथ, एक एक का उन्होंने अहवाल दिया है तफसील से, टाइम के साथ, वक्त के साथ। उसमें उन्होंने कहा है कि ब्लैकबेरी पैगामात 51 तबादला हुए उनके और हुसैन हक्कानी के दरमियान, टेलीफोन कॉल्स 11 हुई उनके और हुसैन हक्कानी के दरमियान, और ईमेल्स ट्रांसफर हुई 3 उनके और हुसैन हक्कानी के दरमियान। उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी के बॉस्टन यूनिवर्सिटी के निजी ईमेल पर के पते पर उन्होंने 9 मई 2011 को शाम 6:32 और 47 सेकंड पर मेमो का इब्तदाई जो ड्राफ्ट था वो अरसाल किया था। इसके अलावा बहुत अहम दस्तावेज, इसी दस्तावेज में जो सबूत उन्होंने दिए हैं उसके मुताबिक मंसूर एजाज के देरीना ताल्लुकात थे अमरीकी सदर के कौमी सलामती के साबिक मुशीर जनरल जेम्स जोन्स के साथ, और हुसैन हक्कानी के दौरान के साथ जब उनके ये 65 राब्ते हो रहे थे तो वो मुसलसल राब्ते में थे अमरीकी कौमी सलामती के साबिक मुशीर जनरल जेम्स जोन्स के साथ, जिसमें टेलीफोन कॉल्स उनकी इस दौरान 9 मई से 10 मई तक 5 टेलीफोन कॉल्स हुई, जिसमें एक टेलीफोन कॉल में उनकी और जनरल जेम्स जोन्स के दरमियान 19.5 मिनट तक गुफ्तगू हुई, जिसमें उन्होंने तफसील से हुसैन हक्कानी के पैगाम को जनरल जेम्स जोन्स तक पहुंचाया और एक मेमो के हवाले से जनरल जेम्स जोन्स से बात की। इसके अलावा उनके जनरल जेम्स जोन्स के साथ इसी दौरान यानी 10 मई से 12 मई के दौरान 6 ईमेल्स का ट्रांसफ़र हुआ है। 6 ईमेल्स हैं जो उन्होंने जनरल जेम्स जोन्स को इस हवाले से भेजी है। उसकी भी तमाम डेट, तारीख, टाइम उन्होंने इस अपने जवाब में मंसूर एजाज ने शामिल की है, जिससे उन्होंने मजबूत तरीके से ये साबित करने की कोशिश की है कि हुसैन हक्कानी के साथ इन 3 दिनों के दौरान उनका भरपूर और मुतवातिर राब्ता रहा। और फिर ये राब्ता दोबारा उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में मजमून लिखा। उसके बाद एक बार फिर उनके और हुसैन हक्कानी के दरमियान पैगामात का तबादला हुआ। उसका भी मजबूत रिकॉर्ड मंसूर एजाज ने आज अपने इस जवाब में शामिल कर दिया है। और यही वो मामला है जिसे ISI और पाक फौज कहती है कि ये इतना मजबूत रिकॉर्ड है, इतनी मजबूत इब्तदाई शवाहिद है कि इसकी जड़ तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि अमरीकी हुकूमत के अहम तरीन लोग इस मेमो के होने का इकरार कर चुके हैं। जनरल जेम्स जोन्स इसका इकरार कर चुके हैं, एडमिरल मलन इसका इकरार कर चुके हैं। और ये तमाम सबूत और इस हवाले से जो सारा रिकॉर्ड मौजूद है, इसकी जड़ तक पहुँचना ज़रूरी है कि इसके पीछे दरअसल कौन था। इस हवाले से 2 बहुत अहम बातें आप सामने आई हैं। इसमें एक बात मंसूर एजाज के ही इस आज के जवाब में है, जिसमें उन्होंने इंकिशाफ किया है कि गो के हुसैन हक्कानी कहते हैं कि उनसे उनके रस्मी ताल्लुकात हैं, मगर मंसूर एजाज ने आज इंकिशाफ किया है कि मई के महीने के पहले हफ्ते में जब सदर आसिफ अली जरदारी अमेरिका के सरकारी दौरे पर थे तो हुसैन हक्कानी ने उनकी सदर आसिफ अली जरदारी के साथ विलेट इंटरकॉन्टिनेंटल होटल वाशिंगटन DC में एक मुलाकात कराई थी जो 45 मिनट तक जारी रही थी। मंसूर एजाज इस बारे में कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी से मेरी मुलाकात 5 मई 2009 को सफ़ीर हक्कानी की दावत पर वाशिंगटन DC के विलेट इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में हुई, जो 45 से 50 मिनट जारी रही। मुलाकात में सदर को व्हाइट हाउस में अमरीकी हुक्काम से मुलाकात से कबल ब्रीफिंग दी गई थी। हुसैन हक्कानी इस मुलाकात में मौजूद ही नहीं थे, बल्कि वो मंसूर एजाज को इस मुलाकात के लिए लेके गए थे। मंसूर एजाज ने इसकी मुझे मज़ीद तफसील बताते हुए अब से थोड़ी देर कबल कहा कि इस मुलाकात के लिए जब वो गए तो वहाँ पर इंतज़ार गाह में पहले से मौजूद थे पाकिस्तान के लिए अमरीकी सदर के खुसूसी मुशीर आंजहानी रिचर्ड हॉलब्रोक और अमेरिका के अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ मुस्तक़िल सफ़ीर और सदर आसिफ अली जरदारी के ज़ाती दोस्त ज़ालिम ख़लीलज़ाद। लेकिन उनकी पहले मुलाकात कराई गई सदर आसिफ अली जरदारी से। जिस वक्त वो आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात के लिए पहुँचे, वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे, जिन्होंने उनसे इब्तदाई मुसाफिहा किया, खैरियत पता की, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी उस जगह से चले गए। और उस मुलाकात के बाद 45 मिनट तक वो सदर आसिफ अली जरदारी को अमेरिका की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में और उनकी आने वाली मुलाकातों के बारे में बातचीत करते रहे। मंसूर एजाज की तफसीली मुलाकात उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी ने कराई थी। ये पहली बार ये बात सामने आई है कि मंसूर एजाज न सिर्फ ये कि हुसैन हक्कानी से मुसलसल राब्ते में थे, बल्कि उनकी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात हुई थी। इस हवाले से हमने जनाब हुसैन हक्कानी से रब्ता किया, उनका इस मामले में मौक़िफ़ हासिल किया। हुसैन हक्कानी साहब ने आपसे थोड़ी देर कबल मुझे बताया कि कई पाकिस्तानी नजाद अमरीकियों की तरह जनाब एजाज ने वाशिंगटन में सदर से हाथ मिलाया होगा या उन्हें हेलो कहा होगा, लेकिन उनके दरमियान किसी भी बाकायदा मुलाकात का ना तो कोई रिकॉर्ड है, ना इस बारे में उन्हें कुछ याद है। हुसैन हक्कानी साहब के इस जवाब को लेकर फिर मैंने जनाब मंसूर एजाज से आपसे थोड़ी देर कबल रब्ता कायम किया। मंसूर एजाज ने कहका लगाया और उसके फौरी बाद उन्होंने 2 ईमेल्स हमें अरसाल की। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहली ईमेल है
6 मई को जो उन्होंने जनाब हुसैन हक्कानी के बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे लिखी है, जिसमें उन्होंने तफसील से गुज़िश्ता रोज़ अपनी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बारे में जनाब हुसैन हक्कानी से दोबारा बात की है। उन्हें उस मुलाकात के बारे में उन्होंने मज़ीद उस पर उसको एक्सप्लेन किया है। तफसीली ईमेल उन्होंने जनाब हुसैन हक्कानी को लिखी 6 मई को, गुज़िश्ता रोज़ जो अब उनकी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात थी, जिसके बाद जनाब हुसैन हक्कानी ने इस ईमेल भेजने के 2 घंटे के अंदर उन्हें जवाब भेजा, जिसमें उन्होंने कहा, डू नॉट वरी, यू हैव स्टार्टेड अ रिलेशनशिप, विल ट्राई एंड शेड्यूल अ न्यू मीटिंग टू बेस्ट HH यानी हुसैन हक्कानी। मंसूर एजाज कहते हैं कि न सिर्फ ये कि मुलाकात हुसैन हक्कानी ने कराई, बल्कि उसके बाद उनके और हुसैन हक्कानी के दरमियान ईमेल का तबादला भी हुआ, जिसमें इस मुलाकात को जो उनकी सदर आसिफ अली जरदारी के साथ हुई थी उसकी तफसील से जिक्र हुआ। इस मुलाकात की अहमियत भी आगे वक्त में आगे चल के ज़रूर सामने आ सकती है। बहुत अहम मुलाकात, और ये इंकशाफ मंसूर एजाज का कि वो खुद सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा एक और मुलाकात जिससे तहकीकातकार बहुत अहमियत दे रहे हैं, ये मुलाकात हुई थी जनाब हुसैन हक्कानी की जब वो 9 मई को लंदन आए थे, और इत्तलात के मुताबिक इन्हीं तारीख़ों में वो लंदन में थे। और हालिया दिनों में जब मेमो स्कैंडल शुरू हुआ तो इस लंदन के विज़िट के बारे में उन्होंने ख़ुद अखबार दी न्यूज़ में एक अपना मरासला भेजा था, अपना मौक़िफ़ भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुबैना पैगामात में दी गई मई की मज़कूरा तारीख़ को मैं लंदन में था और पार्क लेन इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में ठहरा हुआ था। मैं लंदन में सीनियर बरतानवी हुक्काम से मुलाकात के लिए मौजूद था, जिनमें बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर डेविड रिचर्ड्स और उस वक्त के पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दिफा ट्रेविस एलवुड भी शामिल थे। अहम बात यह है कि पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर लंदन में एक निजी दौरे पर पहुंचे थे और वहां उनकी बरतानिया के अफवाज के सरबराह से मुलाकात हो रही थी। ये मुलाकात किस नौइयत की थी, किस वजह से ये मुलाकात हो रही थी, क्यों ये खुफिया रखी गई थी, क्यों इसके लिए जनाब हुसैन हक्कानी लंदन के इस दौरे पर आए थे। बरतानिया के सिफारत खाने ने उस वक्त भी इस मुलाकात के हवाले से या उनकी लंदन में मौजूदगी से भी उसका इनकार किया था। बरतानिया में पाकिस्तान के सिफारत खाने को ये पता तक नहीं था कि बरतानिया अफवाज के सरबराह से पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर की मुलाकात हो रही है, और जिसकी कंफर्मेशन खुद जनाब हुसैन हक्कानी कर चुके हैं। देखना यह है कि इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई है। मंसूर एजाज का कहना यह है कि इस मुलाकात का बरतानिया में जो 2 रोज़ा दौरा था जनाब हुसैन हक्कानी का, उसका भी ताल्लुक उसी हवाले से था जिसका जिक्र उन्होंने मंसूर एजाज से किया और मंसूर एजाज के ज़रिए अमरीकी हुकूमत को पैगाम पहुँचाया। हुसैन हक्कानी के मंसूर एजाज हुसैन हक्कानी की बरतानिया में मौजूदगी के दौरान और इन मुलाकात से कबल भी मंसूर एजाज का उनसे एक ब्लैकबेरी पैगाम का तबादला हुआ था 9 मई 2011 को 3:02 पर, जिसके जवाब में जनाब हुसैन हक्कानी ने कहा था, नंबर 10 यानी कि बरतानी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह में दाखिल हो रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन पर 1 घंटे बाद बात कर सकता हूँ। इसका भी रिकॉर्ड मौजूद है और जिसको आज मंसूर एजाज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश कर दिया है। हुकूमत ने भी आज अपना मौक़िफ़ दिया है और बहुत अहम मौक़िफ़ है, इसकी तफसील हम लेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखबार दी न्यूज़ के मुमताज़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जनाब अहमद नूरानी। बहुत बहुत शुक्रिया नूरानी साहब, आपके पास ये मालूमात पहुंची है कि विफाक ने जो जवाब दिया है इस अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसकी क्या तफसील है? जी कामरान साहब, ये जो जवाब आज वफाक ने दाखिल किया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस हवाले से कि वफाक ने भी जो इससे पहले हुसैन हक्कानी साहब जवाब जमा करवा चुके थे, तकरीबन वही स्टैंस लिया है और सबसे पहले पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट की इस रिट पिटीशन सुनने की जो अथॉरिटी है उसको ही चैलेंज किया है और कहा है कि ये आर्टिकल 184(3) जिसके तहत ये पिटीशन सुनी जा रही है, प्रेमा फशाई ये मैटर्स जो हैं ये 184(3) के मीनिंग्स में नहीं आते और चुनांचे सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये नहीं सुन सकती। इसी पहले पॉइंट के अंदर ही इस पिटीशन के अंदर मंसूर एजाज साहब के हवाले से ये बात की गई है कि जो कल 13 तारीख को लंदन के अखबार इंडिपेंडेंट में एक उमर वड़ाई साहब जर्नलिस्ट का एक आर्टिकल छपा है, उसको प्रोड्यूस किया गया है और कोर्ट से सिर्फ ये कहा गया है कि वो इस आर्टिकल को भी देख लें। वो आर्टिकल जैसा कि आपके इल्म में है कि DGISI के हवाले से था कि वो सऊदी अरब गए थे और सऊदी अरब में उन्होंने सऊदी हुक्मरानों से इजाज़त तलब की थी सदर ज़रदारी को हटाने के हवाले से। तो इसमें मज़ीद तफसीलात नहीं दी गई और सिर्फ यही कहा गया है कि ये आर्टिकल भी है, ये भी आप पढ़ लें। इसके बाद दूसरे पॉइंट के अंदर टोटल ये 3 पेजेस हैं और 7 पॉइंट्स हैं। दूसरे पॉइंट के अंदर डिनाई किया गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी कि ना ही उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी ने
एग्जेक्टिव जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं गवर्नमेंट के या जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ना उन्होंने कंसेप्चुलाइज किया है, ना इनिशिएट किया है, ना ही उनका इसके किसी मामले से ताल्लुक है। तीसरे पॉइंट के अंदर ये बात कही गई है कि ये जो मामला है ये इससे पहले ही एक पार्लियामेंट की पार्लियामेंट्री कमेटी जो है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर उसके हवाले कर दिया गया है और वो इसको प्रॉब करने का मुकम्मल इख्तियार रखती है। इसके बाद ये बताया गया है चौथे पॉइंट में कि मोहतरम हुसैन हक्कानी जो कि सफ़ीर थे जिनके बारे में ये एलिगेशन है कि उन्होंने ये मेमो लिखने के लिए कहा, उनसे रिज़ाइन लिया जा चुका है और वो पाकिस्तान में आ चुके हैं इन इन्वेस्टिगेशन का सामना करने के लिए। पाँचवें पॉइंट में बड़े अहम बात ये की गई है कि जो नेशनल सिक्योरिटी की पार्लियामेंट्री कमेटी है वो फुली एम्पावर्ड है तहकीकात करने के लिए और इस पूरे मामले को प्रॉब करने के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए और प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस के लिए भी वो ऑर्डर दे सकती है। उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली मुकम्मल इख्तियारात हैं। इसके बाद जो सातवां पॉइंट है उसके अंदर इस बात को इंडोर्स किया गया है कि जो पार्लियामेंट की तमाम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तमाम की तमाम इस पार्लियामेंट्री कमेटी में रिप्रेजेंटेड हैं और ये कमेटी पूरी तरह से तमाम इख्तियार जो है वो रखती है इस मामले को देखने का। इसी तरह जो आखिरी पॉइंट है उसके अंदर ये अफर्मेशन दी गई है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि हम जो मुल्क की सॉवरेनिटी है, नेशनल इंटीग्रिटी है, उसके मुहाफिज हैं और इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और एक रिसेंट जो कुर्बानी थी इस सिस्टम के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने दी है। तो कामरान साहब इस जवाब में जो सबसे अहम बात है वो यही है कि गवर्नमेंट ने पहले पॉइंट के अंदर ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इस जुरिस्डिक्शन को कि वो 184(3) के तहत इसको सुन सकती है, उसको कहा है कि वो ये मैटर्स उस मीनिंग्स में नहीं आते, बल्कि जो सबसे अहम पॉइंट है कि कल के दिन सिर्फ एक दिन पहले जो एक आर्टिकल छपा था जिसके अंदर एक ऐसे मैसेज को बुनियाद बनाया गया था जो कि खुद मंसूर एजाज आज से तकरीबन एक माह पहले जो उन्होंने मैसेजेस की लिस्ट जारी की थी उसके अंदर वो मैसेज मौजूद था, जिसमें उन्होंने साफ ज़ाहिर है आपने भी देखा होगा स्टोरी के अंदर कि उन्होंने सऊदी हुक्मरानों से मिलने का जिक्र किया था और उसी मैसेज के अंदर खुद मंसूर एजाज ये बात लिख रहे हैं हुसैन हक्कानी साहब को कि व्हाट डज इट वर्थ, कि इसकी वर्थ क्या है, वो खुद क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बारे में, यानी कि उनको खुद अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर यकीन नहीं था। उस पॉइंट को जो स्टोरी उसके ऊपर कल छपी उसको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट जो है वो अनेक्चर में लगा हुआ है गवर्नमेंट के रिप्लाई के साथ इन तमाम पिटीशन में और वो 13 दिसंबर को छपने वाली इंडिपेंडेंट अखबार। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद नूरानी, अहम इत्तला दे रहे थे। हालात मजीद ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। वफाक ने भी हुसैन हक्कानी की पोजीशन को अपनाया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार ही नहीं है कि कौमी सलामती के इस मामले की तफ्तीश करे, ये पार्लियामेंट की कौमी सलामती की कमेटी को करना चाहिए। इससे पहले कौमी सलामती की कमेटी के रुकन जनाब इसहाक डार हमारे इसी प्रोग्राम में कह चुके हैं कि कौमी सलामती की कमेटी की तो ये वक्त भी नहीं है कि वो जिसको बुलाए वो आके यकीनी तौर पर कौमी सलामती कमेटी के सामने बयान दे। तफ्तीश करना, तहकीक करना, तो कभी इस किस्म का कोई काम कौमी सलामती की कमेटी को करने ही नहीं दिया गया, इसकी सिफारिशात तक पर कभी अमल नहीं किया गया है। लेकिन आज वफाक ने यह पोजीशन अपनाई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार समात ही नहीं है इस बहुत अहम मामले में। ये उसी दिन हुआ है जब अफवाज पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया गया है कि इब्तदाई सबूत मौजूद हैं कि मेमो के जरिए पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ एक साजिश करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तानी फौज के जवानों के मोराल को गिराने की कोशिश की गई है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, वफाक पाकिस्तान की जानिब से आज इस मामले को में सुप्रीम कोर्ट पर ले जाने से इनकार किया गया है और इसके सुप्रीम कोर्ट के को कहा गया है कि वो इस मामले को सुन भी नहीं सकती है, ये वफाक की जानिब से कहा गया है। और यही वो मामला है जो कि इस मामले की और इन पूरे हालात की संगीनी की तरफ इशारा कर रहा है। बहुत संगीन सूरत हाल इस वक्त नज़र आती है। इसी दौरान आपको ये बहुत अहम, आपके इल्म में ये बात आई होगी, कल वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कौमी असम्बली से खिताब किया था, लेकिन इस दौरान उन्होंने 2 राज अफशा किए, दहला देने वाले राज हैं। उनकी हुकूमत पर इससे बढ़ के शायद ही कोई चार्जशीट हो जो खुद वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी हुकूमत पर लगाई। इसके बारे में हम आपको बताएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं।